हेलो दोस्तों, चलिए आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक सुपर इम्पोर्टेंट और थोड़े कंफ्यूजिंग चैप्टर में डाइव करते हैं। भारत में यूरोपियन कंपनीज का आना। ये वो कहानी है जिसने आगे चलकर इंडिया की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये सब शुरू ही क्यों हुआ? क्यों आई ये यूरोपियन पावर्स इंडिया? देखिए, सिंपल सा रीजन था, ट्रेड। उन्हें इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए एक डायरेक्ट समुद्री रास्ता चाहिए था, खास करके मसालों का ट्रेड, जो उस वक्त सोने के बराबर था, और वो इस पर पूरा कंट्रोल चाहते थे। और बस यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। एक ऐसी चीज जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा परेशान करती है। कंपनी यूरोप में कब बनी और उस कंपनी ने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं और इनकी डेट्स भी अलग अलग हैं। अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। तो चलिए इस एग्जाम के सबसे बड़े ट्रैप को आज हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर वर्सेस फैक्ट्री का अराइवल ईयर। इसके बाद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। लेट्स डिग अ लिटिल डीपर। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट में है कंपनी कब बनी यूरोप में और राइट में है पहली फैक्ट्री इंडिया में कब लगी। एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर देखिए, पोर्चुगीज, फिर इंग्लिश और फिर डच। लेकिन इंडिया में फैक्ट्री लगाने का ऑर्डर बिल्कुल अलग। यहां पोर्चुगीज के बाद सीधे डच आ गए, इंग्लिश से भी पहले। मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच से पहले बनी, लेकिन डच ने अपनी फैक्ट्री इंडिया में इंग्लिश से पहले लगा दी। यही है वो कैच जिसे पकड़ना है। तो शुरू करते हैं गेम के पहले प्लेयर से, पोर्चुगीज। ये थे पायनियर्स, समुद्र के असली बादशाह, जिन्होंने वो समुद्री रास्ता खोजा और सबसे पहले यहां अपना अड्डा जमाया। और इस कहानी का हीरो कौन? वास्को दा गामा। 1498 में वो कैलिकट पहुंचा और वहां के राजा जैमोरिन से मिला। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर था। वो 1502 में ट्रेड के लिए फिर से आया, और फिर तीसरी और आखिरी बार 1524 में, जिसके बाद वो वापस नहीं जा सका। उसकी मौत कोचीन में ही हो गई। अब जो पहला पोर्चुगीज गवर्नर था, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, वो बड़ा शातिर था। उसने एक पॉलिसी बनाई जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब जमीन पर कंट्रोल छोड़ो, समुंदर पर राज करो। और इसके लिए उसने कारताज सिस्टम शुरू किया, बेसिकली एक सी परमिट। अगर आपके पास कारताज नहीं तो अरेबियन सी में आपका जहाज नहीं चलेगा। सिंपल। लेकिन अगर पूछा जाए कि पोर्चुगीज पावर का रियल फाउंडर कौन था इंडिया में, तो नाम आता है एफोंसो डी एल्ब्यूरकर का। इसने 1510 में सीधे बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने इलाके में सती प्रथा को भी डिस्करेज किया। हाँ, एक बात और, हेडक्वार्टर्स को कोचीन से गोवा शिफ्ट करने का काम उसके सक्सेसर नीनो दा कुन्हा ने किया था। और ये साल 1503, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए। ये वो साल है जब पोर्तुगीज ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। सिर्फ उनकी नहीं, इंडिया की जमीन पर किसी भी यूरोपियन पावर की ये पहली फैक्ट्री थी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। तो पोर्चुगीज ने गेम सेट कर दिया था, लेकिन अब आने वाले थे असली कंपेटिटर्स, इंग्लिश और डच। और इनके आते ही ट्रेड की ये रेस एकदम सीरियस हो गई। एक डेट जो इतिहास बदलने वाली थी, 31 दिसंबर 1600। इस दिन क्वीन एलिजाबेथ I ने एक रॉयल चार्टर साइन किया और जन्म हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक ऐसी कंपनी जो ट्रेड करने आई थी। और आगे क्या हुआ हम सब जानते हैं। शुरू में इंग्लिश ने लड़ाई नहीं की, उन्होंने डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। पहले विलियम हॉकिंस को जहांगीर के कोर्ट में भेजा गया 1609 में। जहांगीर उससे इतना इम्प्रेस हुआ कि उसे इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया। फिर 1615 में आए सर थॉमस रो, जिन्होंने पूरे मुगल एम्पायर में ट्रेड करने का फरमान हासिल कर लिया। फैक्ट्रीज की बात करें तो पहली टेम्परेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में लगी, लेकिन उनकी पहली परमानेंट फैक्ट्री 1613 में सुलत में खुली। ओके, तो वापस आते हैं उस ट्रैप पर जिसकी हमने शुरू में बात की थी। इस कोट को ध्यान से सुनिए। डच ने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री इंग्लिश से पहले लगाई, भले ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बन गई थी। इस एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए टेबल में नंबर्स को आमने सामने रखते हैं। इंग्लिश कंपनी बनी 1600 में, फैक्ट्री आई 1613 में, राइट? अब डच को देखिए, कंपनी बनी 1602 में, यानी इंग्लिश के बाद, लेकिन फैक्ट्री कब आई? 1605 में,
मसूलीपट्टनम में, इंग्लिश से पूरे 8 साल पहले। बिल्कुल साफ है, जमीन पर पहले पहुंचने की रेस में डच जीत गए थे। हाँ, अलग बात है कि डच इंडिया में ज्यादा टाइम टिक नहीं पाए। 1759 में हुई बैटल ऑफ बेदारा, इसमें ब्रिटिश ने उन्हें डिसाइसिवली हरा दिया और इंडिया में डच पावर का चैप्टर क्लोज हो गया। ओके, तो अब गेम में आते हैं आखिरी 2 प्लेयर्स, डेन्स यानी डेनमार्क से और फ्रेंच। ये लोग कह सकते हैं कि रेस में थोड़ा लेट आए थे। दानिश का सीन काफी शॉर्ट था। 1616 में आए, 1620 में ट्रैंकोबार में फैक्ट्री खोली और 1845 तक उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रीज ब्रिटिश को बेच-बाच के यहाँ से निकल गए। फिर आए फ्रेंच सबसे आखिरी में 1664 में। उनकी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में ही लगी और उनका मेन पावर सेंटर बना पौंडीचेरी। और फ्रेंच के आने से ब्रिटिश को मिला उनका सबसे बड़ा राइवल। इन दोनों के बीच की दुश्मनी ने 3 भयानक लड़ाइयों को जन्म दिया, जिनको हम कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। ये इंडिया में सुप्रीमेसी की फाइनल बैटल थी, जिसमें जीत ब्रिटिश की हुई। चलिए, तो अब तक जो भी हमने समझा है उसको एक फाइनल स्कोर कार्ड में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सारी डेट्स और फैक्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो इस टेबल से सारी कहानी साफ हो जाती है। कंपनी बनने का ऑर्डर अलग है और इंडिया में पहली फैक्ट्री लगाने का ऑर्डर अलग। क्रोनोलॉजी है पोर्चुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, उसके बाद डेनिश और आखिर में फ्रेंच। यही वो क्रम है जिसमें इन सब ने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, और इससे हमारा वो शुरुआत वाला कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। डच ने फैक्ट्री पहले लगाई, दैट्स द की टेक अवे। तो कहानी में 5 बड़े प्लेयर्स थे, सब ट्रेड करने आए, सबने फैक्ट्रीज लगाईं। लेकिन एंड में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ ब्रिटिश ही सब पर भारी पड़ गए और पूरे इंडिया पर राज कर बैठे? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब आगे के इतिहास में छुपा है। सोचने वाली बात है ना? सोचिए जरा, एक कंपनी जिसका काम था सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करना, वो एक दिन दुनिया के सबसे अमीर उपमहाद्वीपों में से एक पर हुकूमत करने लगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की और उनके व्यापारियों से शासक बनने का वो सफर, जो सच कहूं तो इतिहास के सबसे हैरान कर देने वाले किस्सों में से एक है। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी ने ऐसा क्या किया कि वो एक पूरे उपमहाद्वीप पर काबिज हो गई? कैसे तलवार, साजिश और कूटनीति के दम पर उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की नींव डाल दी? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की एक-एक परत को खोल के देखते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत सीधे भारत पर कब्जे से नहीं होती। नहीं, पहले तो भारत में पैर जमाने की लड़ाई थी। अंग्रेजों के सामने सबसे पहली चुनौती भारतीय राजा नहीं थे, बल्कि उनके अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स थे। उन्हें सबसे पहले तो इनसे निपटना था और अपने ट्रेड के लिए महफूज ठिकाने बनाने थे। ये बात बहुत दिलचस्प है कि भारत पर कब्जे की इस रेस में ब्रिटिश अकेले नहीं थे। अरे, लाइन लगी हुई थी। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा मुकाबला तो अपने ही यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स से था। डच, पुर्तगाली और इन सब में सबसे तगड़े फ्रांसीसी। चिंसुरा और स्वाली जैसी लड़ाइयों में उन्होंने बाकियों को तो साइडलाइन कर दिया, लेकिन असली शय और मात का खेल तो फ्रांसीसियों के साथ ही शुरू हुआ था। और इसी मुकाबले का नतीजा थे ये 3 कर्नाटिक वॉर्स। ये बहुत निर्णायक साबित हुए। देखिए, पहले 2 युद्धों में तो मामला ऊपर नीचे होता रहा, कभी ये भारी कभी वो। लेकिन 1760 में हुई वॉन्डी वॉश की लड़ाई, ये एक तरह का नॉकआउट पंच था। इस एक लड़ाई ने फ्रांसीसियों के भारत में बड़े सपनों को ऐसा चकनाचूर किया कि वो फिर कभी अंग्रेजों के लिए कोई सीरियस खतरा बन ही नहीं पाए। तो एक तरफ तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटा रहे थे और दूसरी तरफ बहुत धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी जड़ें जमा रहे थे। उन्होंने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने किलेबंद बस्तियां बनाई। और ये सिर्फ ट्रेड सेंटर्स नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये असल में भविष्य में पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए लॉन्च पैड तैयार हो रहे थे। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़, बंगाल पर कब्जा। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर, सबसे मालामाल सूबा था। समझ लीजिए कि बंगाल को जीतना उस मास्टर की को हासिल करने जैसा था, जिससे पूरे भारत का ताला खोला जा सकता था। इस पूरी बाजी के सेंटर में 2 लोग थे। एक तरफ बंगाल के नौजवान और गर्म मिजाज नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ एक बेहद शातिर और महत्वाकांक्षी अंग्रेज अफसर रॉबर्ट क्लाइव। अब हुआ ये कि सिराज को अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से अपना तख्त खतरे में नजर आने लगा
और क्लाइव ने नवाब के ही दरबार में चल रही अंदरूनी साजिशों में अपना सुनहरा मौका देख लिया। और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। प्लासी की मशहूर लड़ाई वो असल में तोपों या तलवारों से नहीं बल्कि धोखे से जीती गई थी। क्लाइव ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उसने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दे दिया और नतीजा, जंग के मैदान में मीर जाफर अपनी पूरी सेना के साथ बस तमाशा देखता रहा और सिराजुद्दौला की किस्मत का फैसला वहीं हो गया। ये साल था 1757। इसे याद रखिएगा, ये वो पल था जब हिंदुस्तान की सत्ता का तराजू हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों के हक में झुक गया। एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी अब किंग मेकर बन चुकी थी, एक ऐसी ताकत जो अब अपनी उंगलियों पर नवाबों को कठपुतली की तरह नचा सकती थी। देखिए, अगर प्लासी की जीत धोखे और साजिश का नतीजा थी, तो 1764 में बक्सर की लड़ाई वो ब्रिटिश मिलिट्री पावर का असली शोकेस थी। इस बार उनके सामने कोई एक नवाब नहीं था, नहीं, इस बार बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और तो और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की मिलीजुली सेना थी और अंग्रेजों ने उन सबको एक साथ हराया। ये एक साफ साफ मैसेज था पूरे हिंदुस्तान को कि अब अंग्रेजों से टकराना बच्चों का खेल नहीं है। बक्सर की जीत के बाद हुई इलाहाबाद की संधि, और ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से दीवानी का अधिकार ले लिया, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा से टैक्स वसूलने का हक, और निजामत यानी एडमिनिस्ट्रेशन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वो नवाब के ऊपर ही छोड़ दी। मतलब सोचिए क्या सिस्टम बनाया, पैसा और पावर अंग्रेजों के पास और सारी सिरदर्दी और जिम्मेदारियां नवाब के पास। तो अब बंगाल की अकूत दौलत कंपनी की तिजोरियों में आ रही थी। इस पैसे ने उन्हें और ताकत दी और अब उन्होंने अपना रुख किया दक्षिण भारत की तरफ। यहां उनका इंतजार कर रहा था उनका सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर हिंदुस्तानी दुश्मन, मैसूर का सल्तनत। हैदर अली और उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान, इन दोनों ने मैसूर को एक ऐसा ताकतवर राज्य बना दिया था जो किसी से नहीं दबता था। खास तौर पर टीपू सुल्तान, जिन्हें दुनिया टाइगर ऑफ मैसूर या शेर मैसूर के नाम से जानती थी। वो अंग्रेजों के रास्ते का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल कांटा थे। और टीपू कोई आम राजा नहीं थे, वो अपनी सोच में बहुत आगे थे। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी राजधानी में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया। वो फ्रांस के जैकोबिन क्लब के मेंबर बने और जब अंग्रेजों ने उन्हें सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि का ऑफर दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो अच्छी तरह जानते थे कि ये दोस्ती का मुखौटा पहने गुलामी की जंजीर है। यही वजह थी कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच एक दो नहीं बल्कि 4 जबरदस्त और खूनी जंगें हुईं और आखिरकार 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के किले की हिफाजत करते हुए मैसूर का शेर शहीद हो गया। और इसके साथ ही दक्षिण भारत में ब्रिटिश हुकूमत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हट चुका था। तो अब दक्षिण भी कंट्रोल में था, बंगाल भी। अब पूरे हिंदुस्तान पर कब्जे के रास्ते में सिर्फ एक आखिरी बड़ी ताकत बची थी, उत्तर पश्चिम में महाराजा रणजीत सिंह का शक्तिशाली सिख साम्राज्य। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता था, वो वाकई एक कमाल के लीडर थे, बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने यूरोपियन स्टाइल में एक बहुत ही ताकतवर और मॉडर्न आर्मी तैयार की थी, खालसा आर्मी। और सच तो ये है कि जब तक वो जिंदा रहे, उनकी ताकत और उनकी कूटनीति का ऐसा खौफ था कि अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो सतलज नदी के इस पार नजर उठाकर भी देखें। लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई और उनके जाते ही सिख साम्राज्य में अंदरूनी लड़ाइयां और साजिशें शुरू हो गईं। और अंग्रेज, अरे वो तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इस फूट का पूरा फायदा उठाया और बस 10 साल के अंदर 2 जबरदस्त लड़ाइयों के बाद 1849 तक पंजाब की हरी भरी जमीन पर भी अंग्रेजों का झंडा, यूनियन जैक, लहरा रहा था। तो ये तो हुई लड़ाइयों की बात, लेकिन कहानी सिर्फ जंग के मैदान में नहीं जीती गई। अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए लड़ाइयों के साथ साथ कुछ बहुत ही शातिर पॉलिटिकल दांव पेंच भी इस्तेमाल किए। और इन दाव पेंच में सबसे खतरनाक हथियार था सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि। अब ये क्या थी? सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था। अंग्रेज भारतीय राजाओं से कहते थे, हम आपको सुरक्षा देंगे, हमारी आर्मी आपकी हिफाजत करेगी, बस आपको उस आर्मी का खर्चा उठाना होगा। और बदले में राजा अपनी आज़ादी खो बैठते थे।
वो किसी दूसरे राज्य से बात नहीं कर सकते, कोई संधि नहीं कर सकते, सब कुछ अंग्रेजों से पूछकर करना पड़ता था। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, एक के बाद एक हिंदुस्तान के बड़े बड़े और ताकतवर राज्य इस जाल में फंसते चले गए। ये बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई जंग लड़े, पूरे हिंदुस्तान पर अपना कंट्रोल जमाने का एक जबरदस्त तरीका था। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या भारत पर अंग्रेजों का कब्जा एक सोचा समझा, पहले से तैयार किया गया कोई मास्टर प्लान था, या फिर ये बस सही वक्त पर सही मौके का फायदा उठाने वाले कुछ लोगों की कहानी थी? देखिए, इस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये कूटनीति, धोखा और अपनी बेहतर मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक ऐसा जहरीला कॉकटेल था जिसने एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना दिया। चलिए आज चलते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जिसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1857 की, वो साल जब एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे उपमहाद्वीप में आग लगा दी थी। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक मामूली सा दिखने वाला राइफल का कारतूस इतनी बड़ी बगावत की वजह बन गया? बस इसी सवाल के जवाब में हमारी आज की पूरी कहानी छिपी है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये विद्रोह कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये तो 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई के बाद से पूरे 100 साल से जो गुस्सा लोगों के दिलों में जमा हो रहा था, उसका नतीजा था। 1857 में आके वो गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। तो सबसे पहले उसी चिंगारी की बात करते हैं जिसने इस आग को भड़काया। वो तात्कालिक वजह, मतलब इमीडिएट कॉज, आखिर था क्या? मामला था एक नई बंदूक का, एनफील्ड राइफल। अब इसके जो कारतूस थे, उन्हें बंदूक में लोड करने से पहले सिपाहियों के उसके कागज के कवर को दांत से काटकर खोलना पड़ता था। और बस सारी की सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। अब कमाल की बात यह थी कि एक अफवाह ने दो बड़े समुदायों की धार्मिक भावनाओं को एक साथ भड़का दिया। अफवाह ये उड़ी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है। अब देखिए, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों में सूअर को हराम माना जाता है, तो दोनों के लिए ही उसे मुंह लगाना अपने धर्म को भ्रष्ट करने जैसा था। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा, ये कारतूस तो बस एक चिंगारी थी। आग लगने के लिए जो बारूद था, वो तो पिछले 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था। चलिए अब उन बड़ी वजहों पर एक नजर डालते हैं। इस पूरे गुस्से को, इस असंतोष को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। ये वो वजह थीं जिनकी वजह से राजा से लेकर किसान तक हर कोई अंग्रेजों से तंग आ चुका था। पॉलिटिकली देखें तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने तो भारतीय रजवाड़ों की नाक में दम कर दिया था। झांसी और सतारा जैसे कई राज्य इसी पॉलिसी के चक्कर में छीन लिए गए। और जो सब्सिडियरी अलायंस थी, उसने तो राजाओं को बस नाम का शासक बनाकर छोड़ दिया था। आर्थिक तौर पर जमीन पर लगाए गए भारी टैक्स ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। सामाजिक स्तर पर अंग्रेज जो सुधार कर रहे थे और ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां थीं, उससे लोगों को लगने लगा कि उनका धर्म और उनकी संस्कृति दोनों ही खतरे में हैं। और इन सब के ऊपर नस्लीय भेदभाव का जख्म तो था ही। तो जब चिंगारी को इतना सारा बारूद मिला तो आग का भड़कना तो तय था। चलिए अब देखते हैं कि यह विद्रोह शुरू कैसे हुआ और कैसे ये पूरे उत्तर भारत में फैल गया। कहानी की शुरुआत हुई 29 मार्च को बैरकपुर छावनी से, मंगल पांडे के विद्रोह के साथ। उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, लेकिन ये आग बुझी नहीं बल्कि और भड़क गई। 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी और अगले ही दिन 11 मई को वो सब दिल्ली पहुंच गए और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना दिया। और यहीं से एक नारा गूंजा, चलो दिल्ली। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था। दिल्ली पर कब्जा करना इस पूरे विद्रोह को एक पहचान और एक दिशा देने के लिए बहुत जरूरी था। देखते ही देखते ये आग लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार तक फैल गई। दिल्ली में जनरल बख्त खान, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जैसे जबरदस्त नेताओं ने कमान संभाली। बिहार के आरा में तो 80 साल के कुंवर सिंह में जो बहादुरी दिखाई, वो आज भी एक मिसाल है।
रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें हराने वाले ब्रिटिश कमांडर सर ह्यू रोज ने खुद कहा था कि इतने सारे विद्रोहियों में वो एकमात्र मर्द थीं। सोचिए, इन लीडर्स ने अंग्रेजों के दिल में भी कैसी दहशत पैदा कर दी थी। लेकिन इतनी हिम्मत और इतनी बहादुरी के बावजूद ये विद्रोह कामयाब नहीं हो पाया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके फेल होने के क्या कारण थे और इसने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी। इसकी कई बड़ी वजह थी। एक तो ये कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया। दक्षिण भारत और पंजाब इससे काफी हद तक दूर रहे। दूसरा, पढ़े लिखे मिडिल क्लास और कई जमींदारों ने भी इसका साथ नहीं दिया। एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और कम्युनिकेशन के साधन जैसे टेलीग्राफ और रेलवे थे। आज तक इस बात पर इतिहासकारों में बहस होती है कि 1857 को आखिर कहा क्या जाए। कुछ लोग जैसे वीडी सावरकर इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तो वहीं आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों का मानना है कि ये न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय और न ही कोई स्वतंत्रता संग्राम। ये बहस आज भी जिंदा है। भले ही ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसका एक असर बहुत बड़ा हुआ। इतना बड़ा कि उसने भारत का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है। इसलिए 1858 में एक कानून पास करके कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली गई। और इसी बदलाव के साथ जो पोस्ट गवर्नर जनरल की थी वो बन गई वाइसरॉय की, और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वाइसरॉय बने। ये भारत के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत थी, जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि 1857 क्या था, एक नाकाम कोशिश या फिर आज़ादी की उस लंबी लड़ाई की पहली बड़ी और संगठित जंग जिसके ठीक 90 साल बाद भारत आज़ाद हुआ? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों से ज्यादा हमारे नजरिए में छिपा है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे औपनिवेशिक भारत के उन संघर्षों की जो किसानों और आदिवासियों ने अपनी जमीन और पहचान के लिए लड़े थे। ये उनकी कहानी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता है जब किसी के जीने का तरीका ही खतरे में पड़ जाए, जब उसकी पहचान ही उससे छीनी जा रही हो? औपनिवेशिक भारत में लाखों लोगों के लिए इस सवाल का एक ही जवाब था, विद्रोह। और ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये अपनी जड़ों को बचाने की एक जबरदस्त लड़ाई थी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। अंग्रेजी हुकूमत के आने से ऐसा क्या बदला कि किसानों और जंगल में रहने वाले आदिवासियों की जिंदगी में इतनी बड़ी हलचल मच गई? असल में उन पर एक साथ 3 बड़े बोझ आ पड़े थे। पहला, जमीन का बहुत ज्यादा लगान जो चुकाना नामुमकिन सा था। दूसरा, जमींदारों और साहूकारों का जुल्म। और तीसरा, जंगल पर लगाए गए नए कानून जिसने आदिवासियों से उनके घर ही छीन लिए थे। तो पहले बात करते हैं किसानों की। उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज कैसे उठाई? अक्सर इन आंदोलनों की शुरुआत किसी करिश्माई नेता के आने से होती थी, जैसे 1917 में चंपारण में हुआ। महात्मा गांधी ने वहां नील की खेती करने वाले किसानों के हक में आवाज उठाई, और ये भारत में उनके सत्याग्रह की पहली बड़ी जीत थी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। ठीक 1 साल बाद 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसान गांधी जी और सरदार पटेल के साथ खड़े हो गए। उनकी मांग थी कि अकाल के समय उनसे टैक्स न वसूला जाए। इन जीतों से किसानों का हौसला बढ़ा और फिर आया बारडोली सत्याग्रह, जो एक मील का पत्थर बन गया। जब लगान 30% बढ़ा दिया गया तो लोगों ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ दिया, और यहीं से जनता ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प बात दिखाती है। देखिए, किसानों के विरोध करने के तरीके भी कितने अलग-अलग थे। एक तरफ गुजरात में बारडोली का अहिंसक आंदोलन था, जहां टैक्स देने से मना कर दिया गया, तो दूसरी तरफ बंगाल का तेभागा आंदोलन था, जहां बटाईदारों ने सीधी कार्रवाई करते हुए फसल पर अपना हक जताया। अब किसानों के संघर्ष के साथ साथ एक और बहुत बड़ी कहानी चल रही थी। ये कहानी थी भारत के आदिवासी समुदायों की, जो अपने पुश्तैनी हकों के लिए लड़ रहे थे। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है।
किसान जो थे वो सिस्टम के अंदर रहकर आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे, ज्यादा लगान, साहूकारों का कर्ज, इन सब से। पर आदिवासी समुदाय, वो तो अपनी पूरी जीवन शैली, अपनी पूरी दुनिया को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। कई आदिवासी विद्रोहों के केंद्र में एक शब्द बार बार आता है, दिकू। इसका मतलब था बाहरी लोग। ये वो साहूकार, जमींदार और अंग्रेज थे जो उनकी जिंदगी में दखल दे रहे थे और उनकी जमीन जंगल पर कब्जा कर रहे थे। संथाल विद्रोह, जिसे हुल यानी एक महान विद्रोह भी कहते हैं, सबसे जबरदस्त विद्रोहों में से एक था। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ये जमींदारों और साहूकारों के जुल्म के खिलाफ एक सीधी लड़ाई थी, जिसमें कमाल का संगठन और हिम्मत देखने को मिली। और फिर साल 1899 में हुआ उलगुलान यानी महान हलचल। इसके नेता थे बिरसा मुंडा। उनका सपना था बाहरी शासन को खत्म करके एक मुंडा राज की स्थापना करना। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सब अलग-थलग घटनाएं नहीं थी। सोचिए, ये पूरे भारत में फैले एक बड़े विद्रोह के अलग-अलग धागे थे, जो एक साथ एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे। जैसे पूरब में देखिए, ओडिशा के पाइकों ने तो 1817 में ही अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा दी थी। वहीं पश्चिम में पश्चिमी घाट के रामोसी लोग नई वन और राजस्व नीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे। उत्तर पूर्व में असम के अहोमों ने ब्रिटिश कब्जे और उनकी नई टैक्स प्रणाली का विरोध किया। उत्तर में पंजाब का कूका आंदोलन था, जिसने समाज सुधार के साथ साथ अंग्रेजों का जबरदस्त विरोध भी किया। तिरोत सिंह के नेतृत्व में मेघालय के खासी लोगों ने अपनी जमीन पर अंग्रेजों के सड़क बनाने का विरोध किया। और दक्षिण में अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों के जंगल पर हक के लिए एक भयंकर गुरिल्ला लड़ाई लड़ी। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी आंदोलनों का, चाहे वो छोटे थे या बड़े, आखिर मतलब क्या है? इनकी विरासत क्या है? ये सभी आंदोलन न्याय, सम्मान और अधिकारों की एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। हाँ, एक बड़े साम्राज्य ने उन्हें दबा तो दिया, पर क्या वे सच में हार गए थे? या फिर उनकी वो आवाज, वो संघर्ष की गूंज आज भी न्याय के लिए लड़ी जाने वाली हर लड़ाई में सुनाई देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं 19वीं सदी के भारत की। ये एक ऐसा दौर था जब पूरे देश में एक जबरदस्त बदलाव की लहर चल रही थी। सोचिए, वेस्टर्न एजुकेशन, नई नई सोच और प्रिंटिंग प्रेस, इन सब की वजह से भारत एक नई करवट ले रहा था। और इसी दौर ने सही मायने में मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इस एक सवाल से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये जो टकराव था पुरानी परंपराओं और नए विचारों का, इसी टकराव ने उस जमाने के सबसे बड़े थिंकर्स, रिफॉर्मर्स और मूवमेंट्स को जन्म दिया। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उस समय समाज में मोटे तौर पर दो तरह की सोच काम कर रही थी। एक तरफ थे पुनरुत्थानवादी। ये वो लोग थे जो मानते थे कि हमें अपनी पुरानी शुद्ध वैदिक परंपराओं की तरफ वापस जाना चाहिए। और दूसरी तरफ थे सुधारवादी, जिनका मानना था कि नहीं, समाज में जो अंधविश्वास और गलत प्रथाएं घुस गई हैं, उन्हें जड़ से निकालने की जरूरत है। और इन्हीं दो विचारधाराओं के बीच से भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार के एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस दौर ने कई ऐसी महान हस्तियों को सामने लाया जिन्होंने समाज को एक बिल्कुल नई दिशा दी। इस पूरे मूवमेंट के जो सबसे पहले और सबसे जरूरी पायनियर थे, वो थे राजा राम मोहन रॉय। उन्हें अक्सर आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, और जब हम उनके काम को देखते हैं तो लगता है कि ये टाइटल बिल्कुल सही है। उनके काम का दायरा देखकर सच में हैरानी होती है। मतलब एक तरफ उन्होंने आत्मीय सभा और हिंदू कॉलेज जैसे एजुकेशन सेंटर बनाए, तो दूसरी तरफ संवाद कौमुदी जैसे अखबारों से लोगों की सोच बदलने का काम किया। और फिर 1828 में उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जो उस दौर का सबसे असरदार सुधारवादी संगठन बना। ये साल, ये इंडियन हिस्ट्री में एक मील का पत्थर है। इसे सिर्फ एक तारीख की तरह मत देखिए, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक जीत का सिंबल है। जी हाँ, 1829 ये वो साल था जब गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को बैन कर दिया। और इस बैन के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थे राजा राम मोहन रॉय के सालों के लगातार प्रयास। ये उनकी सबसे बड़ी और सबसे स्थायी उपलब्धियों में से एक थी।
लेकिन ब्रह्म समाज का सफर बिल्कुल सीधा साधा नहीं था। वक्त के साथ इसमें कई मोड़ आए, कई बार ये टूटा भी। केशव चंद्र सेन के आने से आंदोलन में एक नई जान तो आई, लेकिन जल्द ही विचारों में मतभेद होने लगे। नतीजा, ये आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में बंट गया और आगे चलकर साधारण ब्रह्म समाज भी बना। चलिए अब जरा दो और बड़े प्रभावशाली आंदोलनों की बात करते हैं जिनकी सोच ब्रह्म समाज से थोड़ी अलग थी। इनमें सबसे प्रमुख थे आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। ये एक नारा, वेदों की ओर लौटो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के फलसफे का, उनकी सोच का सार था। उनका मानना था कि समाज में जितनी भी परेशानियां आ गई हैं, उन सब का हल वेदों की शुद्ध शिक्षाओं में वापस जाने से ही मिलेगा। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि आर्य समाज एक पुनरुत्थानवादी यानी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। 1875 में इसकी स्थापना हुई और इसका लक्ष्य था वेदों के आधार पर समाज को फिर से खड़ा करना। इसने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को नकारा और कहा कि वर्ण व्यवस्था योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार वकालत की। अब बात करते हैं एक और महान विचारक की, स्वामी विवेकानंद। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनका जन्मदिन 12 जनवरी आज भी भारत में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दुनिया ने उन्हें सही मायनों में तब जाना जब उन्होंने 1893 में शिकागो की वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में अपनी वो ऐतिहासिक स्पीच दी। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा लेकर विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का मकसद दोहरा था, एक, वेदांत के फलसफे को दुनिया तक पहुंचाना और दूसरा, इंसानियत की सेवा करना। और ये मिशन आज भी वही काम कर रहा है। अब हम उन सुधारकों पर फोकस करेंगे जिन्होंने समाज की सबसे गहरी, सबसे दर्दनाक समस्या यानी जाति व्यवस्था पर सीधा हमला किया। और इस लड़ाई में जो सबसे प्रमुख नाम है वो है ज्योतिराव फुले का। उन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनका एक ही लक्ष्य था, निचली जातियों को सामाजिक न्याय और उनके हक दिलाना। उनकी किताब गुलामगिरी इस संघर्ष का एक बहुत ही पावरफुल दस्तावेज है। लेकिन ज्योतिराव फूले इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले इस आंदोलन की एक उतनी ही जरूरी और हिम्मती योद्धा थी। सावित्रीबाई फूले को मॉडर्न इंडिया की पहली महिला टीचर होने का सम्मान मिला है। जरा सोच कर देखिए, साल था 1848। उस जमाने के सारे सामाजिक बंधन तोड़कर उन्होंने निचली जातियों की लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। ये क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी कदम था। तो इन सभी आंदोलनों का जो असर था वो सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इन्होंने पूरे भारत में बदलाव की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसने समाज के हर कोने को छुआ। ये लहर पूरे भारत में महसूस की गई। मुसलमानों के बीच सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन शिक्षा और मॉडर्निटी की बात कर रहा था। पारसियों के लिए दादा भाई नौरोजी की रहनुमाई मजदायासन सभा समाज सुधार का काम कर रही थी। और साउथ इंडिया में श्री नारायण गुरु का अरवीपुरम आंदोलन जातिवाद के खिलाफ एक बहुत मजबूत आवाज था। ये सब इस बात का सबूत है कि ये एक पैन इंडिया जागरण था। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? यही कि इन सुधारकों ने अपने समय की सबसे बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना किया। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, सामाजिक बराबरी, महिलाओं के अधिकार और अंधविश्वास के खिलाफ जो लड़ाइयां उन्होंने शुरू की थीं, क्या वो आज पूरी तरह खत्म हो गई हैं? या फिर उनकी विरासत आज भी हमारे संघर्षों में जिंदा है? कहते हैं ना, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। मतलब कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है और एक क्लासरूम किसी भी देश का फ्यूचर तय कर सकता है। तो आज हम इन्हीं दो जबरदस्त चीजों के जरिए मॉडर्न इंडिया के बनने की कहानी को समझेंगे, प्रेस और एजुकेशन। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम देखेंगे कि भारत में छपाई की शुरुआत कैसे हुई। फिर ये समझेंगे कि उस छपाई से जो आवाज उठी उस पर पहरा कैसे बिठाया गया। उसके बाद हम स्कूल और कॉलेजों की दुनिया में चलेंगे और आखिर में हम उस कलम की ताकत को महसूस करेंगे जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक अहम रोल निभाया।
तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस दौर से जब कागज पर छपी स्याही ने भारत में आइडियाज के फैलने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, 1557 में जब पोर्चुगीज मिशनरीज ने गोवा में इंडिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई तो उनका मकसद तो बस रिलीजियस किताबें छापना था। उन्हें क्या पता था कि वो एक रेवोल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं। फिर सदियों बाद 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी नाम के एक बड़े ही दिलेर आयरिश आदमी ने बंगाल गज़ट शुरू किया। ये इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था जो सरकार की पोल खोलने से जरा भी नहीं डरता था। और हाँ, इसी वजह से वो हमेशा मुश्किलों में भी फंसे रहते थे। और फिर 1826 में उदंत मार्तंड के साथ हिंदी पत्रकारिता ने अपना सफर शुरू किया। अब देखिए, जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स के जरिए आम लोगों की आवाज़ बुलंद होने लगी, अंग्रेजी हुकूमत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और बस यहीं से शुरू हुआ आवाज़ को दबाने और कंट्रोल करने का एक लंबा खेल। ये पूरी सिचुएशन एक पेंडुलम की तरह थी जो आज़ादी और पाबंदी के बीच लगातार झूल रही थी। कभी लॉर्ड वेल्सली जैसा कोई आता और कहता था कि भाई छापने से पहले सब कुछ सरकार को दिखाना पड़ेगा, तो कुछ साल बाद चार्ल्स मेटकलविव जैसे लोग आए जिन्होंने इन पाबंदियों को हटा दिया और उन्हें लिबरेटर ऑफ द प्रेस का खिताब भी मिला। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं थी, जैसा कि अब आगे देखेंगे। यहां हमें दो बिल्कुल ऑपोजिट सोच दिखती है। एक तरफ मेटकाफ थे जो मानते थे कि आइडियाज को आज़ादी से बहने देना चाहिए। दूसरी तरफ थे लॉर्ड लिटन जो भारतीय भाषाओं में छप रहे बेबाक अखबारों से डर गए थे। उन्होंने बनाया वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, जिसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता था। इसका असली मकसद सिर्फ एक था, सरकार से असहमति रखने वाली आवाज़ों को चुप कराना। इस एक्ट ने तो मैजिस्ट्रेट को इतनी पावर दे दी थी कि वो बिना किसी कोर्ट अपील के कोई भी बागी लगने वाली चीज को जब्त कर सकता था। ओके, तो कलम की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं क्लासरूम और किताबों की दुनिया में। देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में जो एजुकेशन सिस्टम बनाया उसका असली मकसद क्या था और वो कैसे डेवलप हुआ। तो 1835 में मैकॉले एक थ्योरी लेकर आए जिसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। फंडा बड़ा सिंपल था, समाज के सिर्फ अपर क्लास को अच्छी इंग्लिश एजुकेशन दो और ज्ञान अपने आप छन छन कर, मतलब फिल्टर डाउन होकर आम जनता तक पहुंच जाएगा। सुनने में तो ये बड़ा एफिशिएंट लगता था, लेकिन असल में इसने एक छोटे इंग्लिश बोलने वाले इलीट वर्ग और एक बहुत बड़ी अनएजुकेटेड आबादी के बीच एक बहुत गहरी खाई बना दी। फिर आया 1854 का वुड्स डिस्पैच। इसे अक्सर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट था जिसने आने वाले कई दशकों के लिए भारत में एजुकेशन की दिशा तय कर दी। ये सिर्फ कुछ पॉलिसीज की लिस्ट नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था। पहली बार प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक सिस्टम बनाया गया। इसमें लोकल भाषाओं को स्कूल लेवल पर जगह दी गई, लेकिन हायर एजुकेशन की चाबी इंग्लिश ही बनी रही। और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज की स्थापना ने भारत में हायर एजुकेशन के एक नए दौर की शुरुआत की। तो वुड्स डिस्पैच ने बड़े बड़े वादे तो कर दिए, पर क्या जमीन पर कुछ काम हो भी रहा था? इसी के जांच करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन को भेजा गया। उनका मेन काम था जमीनी हकीकत का पता लगाना, खास तौर पे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में। ये सफर आगे भी चलता रहा। 1904 में सरकार ने यूनिवर्सिटीज पर अपनी पकड़ और मजबूत की, शायद बढ़ते हुए राष्ट्रवाद से डरकर। लेकिन एक बहुत बड़ा और विजनरी बदलाव आया 1944 में सर्जन प्लान के साथ। पहली बार 6 से 11 साल के हर भारतीय बच्चे के लिए मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन का आइडिया टेबल पर रखा गया। ये एक बहुत बड़ा सपना था जिसने आज़ाद भारत की पॉलिसीज की नींव रखी। ऑलराइट, तो हमने प्रेस और एजुकेशन की फाउंडेशन समझ ली। अब देखते हैं कि जब ये दोनों ताकतें मिलीं तो क्या कमाल हुआ। चलिए उन शब्दों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने एक पूरे देश को जगा दिया। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी गई, वो अखबारों और किताबों के पन्नों पर भी लड़ी गई। महात्मा गांधी ने अपनी सीधी सादी भाषा में यंग इंडिया और हरिजन के जरिए लाखों लोगों से डायरेक्ट बात की। उनकी कलम में वो ताकत थी जो सीधे दिलों को छू जाती थी। और दूसरी तरफ थे बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादी जो अपने अखबारों केसरी और मराठा से विचारों में आग लगा रहे थे। एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं की कलम भी रुकी नहीं। मतलब हर नेता की अपनी एक कलम थी और हर पब्लिकेशन आज़ादी के लिए एक हथियार था। और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर लाला लाजपत राय और वीडी सावरकर तक हर किसी ने अपनी कलम से योगदान दिया। इन लेखों और किताबों ने न सिर्फ अंग्रेज़ों पर सवाल उठाए बल्कि भारत के भविष्य की कल्पना को भी एक शक्ल दी।
अच्छा, अब एक मजेदार सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में लोगों को कंफ्यूज करता है। क्या कोई बता सकता है कि द इंडिपेंडेंट जर्नल किसने शुरू किया था? अगर किसी ने जवाहरलाल नेहरू सोचा तो ऐसा सोचने वाले वो अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम ट्रैप है। असल में ये जर्नल उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। एक और दिलचस्प किस्सा अमृत बाजार पत्रिका से जुड़ा है। इसकी वो कौन सी खास बात है जो इसे इतिहास में सबसे अलग बनाती है? दिस वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ब्रिटिश सेंसरशिप को मात देने के लिए ये एक शानदार और साहसी कदम था। उस दमनकारी वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, जो सिर्फ भारतीय भाषाओं के अखबारों को टारगेट करता था, अमृत बाजार पत्रिका के एडिटर्स ने रातों रात अपना पूरा अखबार बंगाली से अंग्रेजी में बदल दिया। ये उस दौर के भारतीय पत्रकारों की जबरदस्त हिम्मत और सूझबूझ को दिखाता है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। दादा भाई नौरोजी ने रास्त कोफ्तार, जिसका मतलब है सच का रास्ता, के जरिए आर्थिक शोषण को उजागर किया। तो वहीं नील दर्पण नाटक ने नील किसानों की दुर्दशा को इतनी असरदार ढंग से दिखाया कि पूरे देश में गुस्सा फैल गया। मतलब हर पब्लिकेशन का एक मकसद था, एक आवाज थी। तो आज की दुनिया में जहां ओपिनियंस 280 कैरेक्टर्स में बनते और बिगड़ते हैं, हम इन दूरदर्शी लोगों से क्या सीख सकते हैं? उन्होंने हमें दिखाया कि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा हो सकती है। सोचने वाली बात यह है कि आज हमारी कलम क्या है और हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सोचिए जरा, एक इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट जहां सैकड़ों भाषाएं और संस्कृतियां हैं, वो सब मिलकर एक आवाज में कैसे बोल सकते हैं? सुनने में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है ना? पर यही तो कहानी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये कहानी है कि कैसे विरोध की छोटी छोटी आवाजें आज़ादी के लिए एक जबरदस्त दहाड़ बन गई। और ये सिर्फ कोई हिस्ट्री बुक का सवाल नहीं है, ये उस स्ट्रगल की कहानी है जिसने मॉडर्न इंडिया को शेप दिया। ये एक सफ़र है, ये समझने का कि कैसे एक कॉलोनी ने अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी को ढूंढा और अपनी तकदीर अपने हाथों में लेने की ठानी। अब देखिए, इंडियन नेशनलिज्म ना किसी एक सोर्स से निकली बड़ी नदी जैसा नहीं है, बल्कि ये तो उन कई छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बना है जो पूरे देश में बह रही थी। तो चलिए, कांग्रेस तक पहुंचने से पहले इन शुरुआती धाराओं, इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं जहां आज़ादी के बीज सबसे पहले बोए गए। बंगाल में इसकी शुरुआत हुई भाषा से, एक कल्चरल प्राइड की फीलिंग से। लेकिन बात बहुत जल्दी इससे आगे बढ़ गई। लैंड होल्डर्स ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू किया और बनाया भारत का पहला प्रॉपर पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आइडियाज मोमेंटम पकड़ रहे थे, एक कल्चरल मूवमेंट से एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्स की तरह। और ऐसा नहीं था कि ये सब सिर्फ बंगाल में हो रहा था। बॉम्बे से लेकर मद्रास तक पूरे इंडिया में एक जैसे आइडियाज पनप रहे थे। जैसे पूना सार्वजनिक सभा पिटिशंस के जरिए बदलाव की मांग कर रही थी, तो वहीं मद्रास महाजन सभा साउथ में पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रही थी। मतलब ये लोग अभी एक दूसरे से सीधे तौर पर बात नहीं कर रहे थे, पर सुर सबका एक ही था। और ये लड़ाई सिर्फ भारत में ही नहीं लड़ी जा रही थी। दादा भाई नौरोजी जैसे विजनरी लीडर्स ने इस फाइट को सीधे एम्पायर के दिल में यानी लंदन तक पहुंचा दिया। उनका प्लान था कि ब्रिटिश पब्लिक को डायरेक्टली एडुकेट किया जाए और उनकी ही सरकार पर प्रेशर बनाया जाए। ये एक बहुत ही बोल्ड ग्लोबल स्ट्रैटेजी थी। और यही इन शुरुआती ग्रुप्स का असली कॉन्ट्रीब्यूशन था। जैसा कि इस कोट से साफ है, ये सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटीज नहीं थीं। ये लोग उस इमारत की नींव रख रहे थे जो आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। इन्होंने लीडर्स को ट्रेन किया, आइडियाज को टेस्ट किया और एक नेशनल मूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो जब ये सारी रीजनल धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बनने को तैयार थीं, वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अब हम चलते हैं साल 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के असल जन्म पर। 28 दिसंबर 1985 बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। इतिहास का रुख बदलने के लिए एक बहुत ही हम्बल सी जगह, लेकिन यहीं पर एक नए राष्ट्र के विचार ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की। सिर्फ 72 लोग। सोचकर ही हैरानी होती है ना। 72 डेलीगेट्स ने एक ऐसे मूवमेंट की शुरुआत की जो आगे चलकर लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाला था और दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर को घुटनों पर लाने वाला था। और ये सब उस कमरे में बैठे उन 72 लोगों से शुरू हुआ। लेकिन कांग्रेस बनी क्यों? इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। एक है सेफ्टी वैल्व थ्योरी।
इसके हिसाब से एक चालाक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने इसे बनाया था ताकि भारतीयों का गुस्सा हार्मलेस तरीके से बाहर निकल जाए और 1857 जैसा कोई दूसरा विद्रोह ना हो। पर दूसरी तरफ है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ये कहती है कि इंडियन लीडर्स स्मार्ट थे, उन्होंने एक ब्रिटिश फाउंडर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि ब्रिटिश सरकार इस नई ऑर्गेनाइजेशन को शुरू में ही कुचल ना दे। मतलब शुरुआत से ही एक पॉलिटिकल चेस का खेल चल रहा था। तो ये नई ऑर्गेनाइजेशन बन तो गई, अब चैलेंज ये था कि ये कैसे साबित करे कि ये बस एक और रीजनल डिबेटिंग क्लब नहीं है। ये कैसे दिखाए कि ये वाकई पूरे भारत की आवाज है। इसका जवाब इनकी शुरुआती स्ट्रैटेजी में छिपा है। जरा इनके पहले 4 प्रेसिडेंट्स को देखिए, एक हिंदू, फिर एक पारसी, फिर एक मुस्लिम और फिर एक ब्रिटिश। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक पावरफुल डिलिबरेट स्टेटमेंट था। कांग्रेस पहले दिन से सिग्नल दे रही थी, हम एक ऑल इंडिया मूवमेंट हैं, हम हर धर्म, हर रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की एक मास्टर क्लास थी। जाहिर है ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट इससे कुछ खास इंप्रेस नहीं हुआ। वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने उन्हें माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहकर डिसमिस कर दिया। मतलब कुछ पढ़े लिखे एलीट्स जो आम जनता के लिए नहीं बोलते। ये एक टिपिकल कॉलोनियल टैक्टिक थी, अपने ऑपोजिशन को डिवाइड करो और उन्हें नॉन इम्पॉर्टेंट दिखाओ। और कुछ ही सालों में ये डिसमिसल खुली दुश्मनी में बदल गया। लॉर्ड कर्जन जैसे वाइसरॉयज कांग्रेस को एक थ्रेट की तरह देखने लगे। उनका ये कहना कि वो इसकी पीसफुल मौत में मदद करना चाहते हैं दिखाता है कि कांग्रेस का इन्फ्लुएंस कितनी तेजी से बढ़ रहा था और वो ब्रिटिश राज के लिए एक रियल थ्रेट बन चुकी थी। लेकिन कांग्रेस सिर्फ पिटिशंस और पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं थी, ये एक राष्ट्र की आत्मा को जगाने का भी काम कर रही थी। जब 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस सेशन में वंदे मातरम गाया तो वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था। इसने पॉलिटिकल मूवमेंट को एक गहरे कल्चरल नेशनलिज्म से जोड़ दिया, लोगों को एक साथ आने के लिए एक पावरफुल एंथम दे दिया। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। 1885 में कांग्रेस आज़ादी के नारे नहीं लगा रही थी, उनका सफ़र बहुत ग्रेजुअल था। ये एक इवोल्यूशन था, पेटिशन से लेकर पूर्ण स्वतंत्रता तक। और ये दिखाता है कि कैसे ये मूवमेंट वक्त के साथ और ज़्यादा रेडिकल और कॉन्फिडेंट होता गया। पहला बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट आया 1906 में स्वराज के कॉन्सेप्ट के साथ, सेल्फ रूल। अब बात सिर्फ बेहतर पॉलिसीज की मांग तक नहीं रह गई थी, अब ये अपने देश को खुद चलाने के अधिकार का दावा था। ये कांग्रेस के गोल में एक फंडामेंटल शिफ्ट था, एक ऐसी डिमांड जिसे ब्रिटिश अब और इग्नोर नहीं कर सकते थे। और स्वराज सिर्फ एक शब्द नहीं था, इसके साथ एक पूरा एक्शन प्लान था। 1906 के इन 4 रेजोल्यूशंस को देखिए, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। आप सेल्फ रूल कैसे हासिल करेंगे? बॉयकॉट, ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार और स्वदेशी इंडियन सामान को बढ़ावा देने के जरिए। और इस सब की नींव बनेगी नेशनल एजुकेशन, जो भारतीयों की एक नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी मूल्यों के साथ तैयार करेगी। ये रेजिस्टेंस और नेशन बिल्डिंग के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी थी। अगले कुछ दशक बहुत उतार चढ़ाव भरे रहे। कांग्रेस के अंदर ही बहुत डीप स्प्लिट्स हुए, जैसे 1907 का सूरत स्प्लिट। लेकिन एकता के भी पावरफुल मोमेंट्स आए, जैसे 1916 का लखनऊ पैक्ट, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। और फिर 1929 में वो पल आया जो क्लाइमैक्स था। 1929 आते आते सेल्फ रूल अब काफी नहीं था। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस ने अपनी फाइनल नॉन नेगोशिएबल डिमांड रखी, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई आधे अधूरे मेजर्स नहीं, ब्रिटिश राज से पूरी और अंतिम आज़ादी। इसने गोल को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पॉलिटिकल जर्नी के साथ साथ कांग्रेस एक सोशल फोर्स के तौर पर भी इवॉल्व हो रही थी। उन्होंने जनगण मन को अपने एंथम के तौर पर अपनाया, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं को अपना टॉप लीडर चुना, और यहाँ तक कि सभी भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट्स का एक रेजोल्यूशन भी पास किया। मतलब वो सिर्फ एक आज़ाद देश ही नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण देश भी बना रहे थे। हर बड़ी कहानी की तरह कांग्रेस के हिस्ट्री में भी फैसिनेटिंग फैक्ट्स और फर्स्ट्स भरे पड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि उनके सबसे यंग प्रेसिडेंट कौन थे? या जब वो पहली बार शहर से बाहर निकलकर किसी गांव में मिले ताकि लोगों से और करीब से जुड़ सकें? और सबसे ज़रूरी, 1947 में जब तिरंगा आखिरकार फहराया गया, तब कमांड किसके हाथ में थी? तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कांग्रेस की कहानी हमें पॉलिटिकल एवोल्यूशन के बारे में क्या सिखाती है?
कब एक टेबल पर सीट के लिए की गई हम्बल रिक्वेस्ट पूरे घर पर हक की मांग बन जाती है? ये वो सवाल है जो दुनिया भर में आज़ादी के लिए हुए हर स्ट्रगल के सेंटर में रहा है। सोच के देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत गोलियों और नारों से नहीं, बल्कि याचिकाओं और प्रार्थनाओं से हुई हो? जी हाँ, आज हम उसी अविश्वसनीय सफर को देखेंगे कि कैसे एक आंदोलन इतनी विनम्र शुरुआत से स्वराज की एक जबरदस्त मांग तक पहुंच गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन 30 सालों में ऐसा क्या बदल गया? एक आंदोलन जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में विश्वास करके शुरू हुआ था, वो अचानक से सीधे सीधे सेल्फ गवर्नमेंट यानी होम रूल की मांग कैसे करने लगा? चलिए इसी दिलचस्प बदलाव की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले याचनाओं का युग, उसके बाद बंगाल का तूफान जिसने सब कुछ बदल दिया, फिर आएंगे उग्रवादी और क्रांतिकारी, और आखिर में स्वशासन की पुकार। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1885 से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जन्म के साथ। इसके जो शुरुआती 2 दशक थे, मतलब लगभग 1905 तक का समय, उसे नरम दल का दौर कहा जाता है। और ये एक ऐसा दौर था जो बहुत ही सोची समझी बातचीत और एक मजबूत विश्वास पर टिका हुआ था। इन शुरुआती नेताओं की सोच, उनका अप्रोच काफी दिलचस्प है। वो सच में ये मानते थे कि अगर ब्रिटिशर्स के न्याय की भावना से अपील की जाए, संवैधानिक तरीकों से अपनी बात रखी जाए, तो असली बदलाव लाया जा सकता है। मतलब उनकी ये सोच ब्रिटिश सिस्टम में एक गहरे विश्वास से ही निकली थी। उनकी स्ट्रैटेजी को अक्सर 3 P's के नाम से जाना जाता है: प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। लेकिन यहाँ उनके प्रोटेस्ट का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ये सड़कों पर उतरकर होने वाला कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि ये था बहुत सावधानी से तैयार की गई आलोचना, बहसें और विधान परिषदों के अंदर अपनी असहमति दर्ज कराना। इस दौर को आकार दिया दादा भाई नौरोजी जैसे दिग्गजों ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। साथ में थे गोपाल कृष्ण गोखले अपनी तेज तर्रार बुद्धि के लिए, और फिरोज शाह मेहता अपनी कानूनी महारत के लिए। इन सब ने मिलकर एक ऐसे देश में राजनीतिक चेतना की नींव रखी जो अभी अभी जाग रहा था। लेकिन फिर आया साल 1905 और राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। एक ऐसी घटना हुई, बंगाल का विभाजन, जो एक तूफान की तरह पूरे देश में फैल गई और इसने आंदोलन का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। चीजें बहुत तेजी से हुईं। 19 जुलाई को घोषणा हुई, 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक जबरदस्त विरोध सभा हुई और वहीं से जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का। और 16 अक्टूबर को विभाजन एक कड़वी हकीकत बन गया। पूरा देश एकदम स्तब्ध था। ब्रिटिशर्स की रणनीति बिल्कुल साफ थी: फूट डालो और राज करो। ये कोई प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया गया था, ये एक सोची समझी कोशिश थी बंगाल को हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल इलाकों में बांटकर बढ़ती हुई राष्ट्रवादी एकता को तोड़ने की। लेकिन शायद अंग्रेजों ने लोगों के जज्बे को कम आंका था। इस विभाजन ने एकता की एक ऐसी लहर पैदा की जो पहले कभी नहीं देखी गई। 16 अक्टूबर एक राष्ट्रीय शोक दिवस बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर यह राखी दिवस में बदल गया, जहां हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी, एक न टूटने वाले रिश्ते, एकता की प्रतीक के रूप में। और शायद सबसे जरूरी बात, पहली बार भारतीय महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली और बड़ी संख्या में इन विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बनी, जिससे संघर्ष को एक नई ताकत मिली। और देखिए, ये आग सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रही, ये पूरे उपमहाद्वीप में फैल गई। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, पंजाब में थे महान लाला लाजपत राय और पूना में तिलक। इन सब ने मिलकर इसे एक सच्चे अखिल भारतीय आंदोलन में बदल दिया। बंगाल विभाजन की इसी आग से राष्ट्रवाद की एक नई और ज्यादा गर्म विचारधारा ने जन्म लिया। एक ऐसी पीढ़ी सामने आई जिसका नरमपंथियों के धीमे और संयमित तरीकों से विश्वास उठ चुका था। वो अब और इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। दोनों विचारधाराओं के बीच का फर्क काफी बड़ा था। एक तरफ थे नरमपंथी, जो अभी भी ब्रिटिश ढांचे के अंदर ही सुधार चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ थे चरमपंथी यानी गरम दल, जिनका लक्ष्य बिल्कुल अलग था: स्वराज यानी पूर्ण स्वशासन। और इसे हासिल करने के लिए वो बहिष्कार और जन आंदोलन जैसे टकराव वाले रास्ते अपनाने से डरते नहीं थे।
और इस नई दृढ़ भावना को बाल गंगाधर तिलक के जज्बे से बेहतर कौन व्यक्त कर सकता था। उनका वो नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए एक युद्ध घोष, एक मंत्र बन गया। इसी दौरान एक और इससे भी ज्यादा कट्टरपंथी आंदोलन अंधेरों में, परछाइयों में पनप रहा था। गुप्त क्रांतिकारी समाज उभर कर सामने आए, जो सशस्त्र संघर्ष के जरिए आजादी हासिल करना चाहते थे। महाराष्ट्र में था वीडी सावरकर का अभिनव भारत और बंगाल में थी अनुशीलन समिति, जिसका मकसद बिल्कुल सीधा था, खून का बदला खून। इन क्रांतिकारियों की हिम्मत का एक नमूना 1908 में मुजफ्फरपुर में देखने को मिला। दो नौजवान खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बदनाम जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंककर इतिहास का रुख मोड़ने की कोशिश की। उस रात उनका निशाना चूक गया, लेकिन उनके इस काम की गूंज पूरे साम्राज्य में सुनाई दी। और ये नंबर 18, सिर्फ 18 साल, ये उम्र थी खुदीराम बोस की जब उन्हें फांसी दी गई। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक बन गए। आजादी के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान की एक हमेशा याद रहने वाली निशानी। क्रांतिकारी जोश ने एक तात्कालिकता की भावना तो पैदा की, लेकिन एक ज्यादा व्यापक और संगठित आंदोलन की भी जरूरत थी। और यही चीज हमें इस दौर के आखिरी चरण तक ले आती है, जहां स्वराज की मांग एक शक्तिशाली मुख्य धारा के आंदोलन में बदल गई, होम रूल की पुकार। 1916 में शुरू हुआ होम रूल आंदोलन एक व्यवहारिक लक्ष्य सामने रखता था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए ही स्वशासन हासिल करना, बिना पूरी आज़ादी मांगे। ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था और एक तरह से नरमपंथी आदर्शों और गरम दल की तात्कालिकता के बीच का एक रास्ता था। इस आंदोलन की एक अनोखी बात थी इसकी दोहरी लीडरशिप। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से अपनी लीग शुरू की, फिर सितंबर में एनी बेसेंट ने मद्रास से अपनी लीग लॉन्च की। मतलब दो अलग अलग संगठन, अलग अलग कार्यक्षेत्र, लेकिन मकसद एक ही, शक्तिशाली मकसद, भारत के लिए होम रूल। एनी बेसेंट खुद भी एक असाधारण शख्सियत थी, एक आयरिश महिला जो अपने देश की आज़ादी की लड़ाई से प्रेरित होकर भारतीय स्वशासन की एक जोशीली समर्थक बन गईं। अपने प्रभावशाली अखबारों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के जरिए उन्होंने होम रूल का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाया, और उनकी इसी मेहनत का नतीजा था कि 1917 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। तो इस तरह सिर्फ 3 दशकों में ये सफर पूरा हुआ, विनम्र याचिकाओं से लेकर स्वशासन की एक शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी मांग तक। आंदोलन को अपनी आवाज मिल चुकी थी, अपनी ताकत का एहसास हो चुका था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने था, संघर्ष का अगला रूप क्या होगा? वो कौन सी चिंगारी होगी जो आखिरकार ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देगी? इसका जवाब इतिहास के अगले पन्ने पर इंतजार कर रहा था। महात्मा गांधी, ये नाम सुनते ही भारत की आज़ादी की लड़ाई आंखों के सामने आ जाती है ना? लेकिन क्या हम जानते हैं कि भारत आने के बाद उनके पहले 7 साल, वो 7 साल कैसे थे? चलिए आज उसी दौर में चलते हैं जिसने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी और एक बैरिस्टर को महात्मा बना दिया। तो आज का बड़ा सवाल यही है, जिस इंसान को अंग्रेजों ने खुद केसरे हिंद का मेडल दिया, वो सिर्फ 7 साल के अंदर अंदर उसी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गया? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है साल 1915 से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह के प्रयोगों में सफल होकर भारत वापस लौटते हैं। देखते हैं कि भारतीय राजनीति में उनका आगाज कैसा रहा। जरा सोचिए, 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत वापस आए तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनकी सेवाओं के लिए केसरी हिंद के सम्मान से नवाजा। कितनी बड़ी आयरनी है ना? वैसे एक मजेदार बात यह है कि आज भी हम इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, भारत आते ही उन्हें उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बहुत ही जरूरी सलाह दी। उन्होंने कहा, 1 साल तक अपने कान खुले रखो और मुंह बंद। और बस इसी एक सलाह ने गांधी जी की पूरी रणनीति की नींव रख दी। मतलब पहले पूरे देश को घूमो, यहाँ के लोगों को समझो और उसके बाद ही कोई एक्शन लो।
तो पूरे 1 साल भारत को समझने के बाद गांधी जी ने सीधे नेशनल लेवल पर कोई बड़ा आंदोलन करने के बजाय अपने तरीकों को पहले छोटे लोकल मुद्दों पर आजमाने का फैसला किया। ये थे उनके पहले 3 बड़े प्रयोग, जहां उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार सत्याग्रह को परखा। पहला एक्सपेरिमेंट था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। भारत में ये गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वो बिहार गए और किसानों को तिनखटिया सिस्टम से आज़ादी दिलाई। कहते हैं कि इसी सफल आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा कहकर पुकारा था। फिर आया दूसरा प्रयोग, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और यहाँ सामने आया एक बिल्कुल नया हथियार, भूख हड़ताल। ये पहले बार था जब गांधी जी ने अपने राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए आमरण अनशन का इस्तेमाल किया। और कमाल की बात देखिए, ये लड़ाई मिल मालिक अंबालाल साराभाई के खिलाफ थी और उनकी ही बहन अनुसुईया साराभाई गांधी जी के साथ मजदूरों के हक के लिए खड़ी थीं। और फिर आया तीसरा एक्सपेरिमेंट 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। ये था उनका पहला नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग का प्रयोग। हुआ ये कि फसलें बर्बाद हो गईं, तो गांधी जी ने किसानों से कहा कि वो लगान ही न चुकाएं। तो अब देखिए, सविनय अवज्ञा, भूख हड़ताल और असहयोग, गांधी जी के हथियार धीरे धीरे तैयार हो रहे थे। एक तरफ तो गांधी जी अहिंसा के ये सारे प्रयोग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य अपना शिकंजा और कसने की तैयारी में था। यहाँ से माहौल एकदम बदलने वाला था। ये था 1919 का रॉलेट एक्ट। इसे ब्लैक एक्ट यानी काला कानून भी कहा गया, और इसका स्लोगन ही सब कुछ बता देता है। न दलील, न वकील, न अपील। मतलब सरकार को सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डालने का हक मिल गया था। जाहिर है पूरे भारत में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। और इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। मार्च में कानून पास हुआ। 6 अप्रैल को गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल की कॉल दी। 9 अप्रैल को पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर आई वो तारीख 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन, जब इन्हीं गिरफ्तारियों का शांति से विरोध कर रहे लोगों पर जलियांवाला बाग में वो भयानक गोलीकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इसने अलग अलग सोच और अलग अलग तबकों के लोगों को एक साथ एक मकसद के लिए खड़ा कर दिया। अब इस हत्याकांड के बाद जो हुआ ना, वो 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कहानी बताता है। एक तरफ तो थे गांधी जी, जिन्होंने अपना कैसरे हिंद मेडल वापस फेंक दिया। शंकरन नायर ने वाइसरॉय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने इस बर्बरता के जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को साम्राज्य का शेर का खिताब दे दिया। अंग्रेजों ने दिखाने के लिए एक हंटर कमेटी भी बनाई जांच के लिए, पर यह सिर्फ एक दिखावा था। जब दोषियों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश हुई, तो गांधी जी ने इसे व्हाइट वॉशिंग बिल कहा, मतलब बस लीपापोती करने वाला बिल। इस बात ने लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। इसी गुस्से और बेचैनी के माहौल में एक और मुद्दा जुड़ गया, खिलाफत आंदोलन। ये आंदोलन असल में पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा का पद बचाने के लिए था, लेकिन गांधी जी ने इसमें एक बहुत बड़ा मौका देखा। एक ऐसा मौका जो हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ एक मंच पर ला सकता था। लेकिन अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कांग्रेस को राजी करना इतना आसान नहीं था। सितंबर 1920 के कलकत्ता सेशन में सीआर दास जैसे बड़े बड़े नेताओं ने इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया। पर सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में राजनीतिक हवा ऐसी बदली कि दिसंबर के नागपुर सेशन में खुद सीआर दास ने ही ये प्रस्ताव पेश किया और इसे भारी बहुमत से पास भी कर दिया गया। तो अब मंच तैयार था एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए, जो पूरे देश में आग की तरह फैला। लेकिन फिर एक ऐसी चौंकाने वाली घटना हुई जिसकी वजह से इस आंदोलन को अचानक रोक दिया गया। एक ऐसा फैसला जिसे खुद गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल माना। 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। दुख की बात यह थी कि ठीक उसी दिन लोकमान्य तिलक का निधन हो गया। उनकी याद में एक तिलक स्वराज फंड बनाया गया और लोगों का जोश देखिए, सिर्फ 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो गए। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। आंदोलन अपने पीक पर था। पूरा देश एक साथ खड़ा था।
लेकिन तभी 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। इस आग में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। जैसे ही ये खबर गांधी जी तक पहुंची, उन्होंने बिना किसी से सलाह किए पूरे देश में चल रहे आंदोलन को फौरन रोक दिया। उनका एक ही तर्क था, देश अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन वापस लेने का सीधा नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों को मौका मिल गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बाद में गांधी जी ने खुद अपने इस फैसले की बहुत आलोचना की। उन्होंने इसे हिमालयन ब्लंडर यानी हिमालय जैसी भूल कहा। उन्होंने माना कि ये सोचने में उनसे गलती हुई कि भारत के लोग इतने बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन गांधी जी के इस फैसले से हर कोई सहमत नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जैसे कई बड़े नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की। उनका साफ मानना था कि जब लोगों का जोश अपने चरम पर था, उस वक्त आंदोलन वापस लेना एक राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। इस एक फैसले ने आंदोलन के बड़े नेताओं को 2 गुटों में बांट दिया। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या गांधी जी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को बचाने के लिए आंदोलन की रफ्तार पर ब्रेक लगाकर सही किया? क्या उन्होंने आंदोलन की आत्मा को बचाया, या फिर उन्होंने एक ऐसा सुनहरा मौका गवा दिया जिससे आज़ादी शायद दशकों पहले मिल सकती थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में आज भी ढूंढा जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। 1922 से 1929 का दौर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा दशक था जिसमें तूफान ही तूफान था। जब एक बड़ा आंदोलन अचानक रुका तो राजनीति 3 अलग-अलग एकदम जुदा रास्तों पर निकल पड़ी। तो चलिए समझते हैं इन अलग-अलग रास्तों की कहानी को। साल था 1922। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया और इस एक फैसले से पूरे देश में मानो एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा बन गया। सब कुछ थम सा गया था। तो सवाल एक ही था सबके मन में, अब आगे क्या? और इसी एक सवाल ने आने वाले कई सालों के लिए संघर्ष की पूरी दिशा ही तय कर दी। तो इस खालीपन को भरने के लिए जो पहला रास्ता सामने आया वो था स्वराजवादियों का। उनका प्लान बड़ा सीधा था, सिस्टम के अंदर जाओ और उसे वहीं से तोड़ो। तो हुआ ये कि 1922 के गया सेशन में कांग्रेस में सीधी सीधी 2 फाड़ हो गईं। एक तरफ थे नो चेंजर्स, जो गांधी जी के रास्ते पर चलकर रचनात्मक काम करना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे स्वराजवादी, जिनका मानना था कि भाई काउंसिल में घुसकर ही ब्रिटिश सरकार का विरोध करना होगा। स्वराज पार्टी की स्ट्रैटेजी ना एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। स्टेप 1 चुनाव लड़ो, स्टेप 2 काउंसिल्स में एंट्री लो, और स्टेप 3 अंदर पहुंचकर सरकार के हर काम में अड़ंगा डालो, हर पॉलिसी को रोको। और कमाल की बात यह है कि वो इसमें कामयाब भी हुए। सोचिए, 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बन जाना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अब उनके पास ताकत थी कि वो सिस्टम के अंदर से ही उसे चुनौती दे सकें। लेकिन कहानी में सिर्फ यही एक रास्ता नहीं था। ठीक उसी समय एक और रास्ता तैयार हो रहा था, एक ऐसा रास्ता जिसमें मजदूरों और किसानों को संगठित किया जा रहा था, और वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा के तहत। अब देखिए, भारत का जो मजदूर वर्ग था वो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। 1920 में AITUC बनी, लेकिन जल्द ही ना विचारधाराओं का टकराव दिखने लगा। नतीजा 1929 आते आते कम्युनिस्ट और नरम दल वालों के बीच मतभेदों के चलते AITUC में भी फूट पड़ गई। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में ना एक बड़ा मजेदार डेट्स का झोल है। देखिए, इसकी नींव तो 1920 में ताशकंद में MN रॉय ने रख दी थी, लेकिन इंडिया में इसकी फॉर्मल शुरुआत हुई 1925 में। अब जैसे जैसे ये कम्युनिस्ट लहर बढ़ रही थी, अंग्रेज सरकार की तो नींद ही उड़ गई। तो उनका रिएक्शन क्या था? जाहिर है, दमन। उन्होंने एक के बाद एक कॉन्स्पिरेसी केस चलाए, पेशावर, कानपुर, मेरठ। मकसद एक ही था, इस आंदोलन को किसी भी तरह कुचल देना। पर रुकिए, एक तीसरा रास्ता भी था, एक ऐसा रास्ता जो शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक था। ये रास्ता था उन नौजवानों का जिनका शांतिपूर्ण तरीकों से भरोसा उठ चुका था और उन्होंने हथियार उठा लिए थे। तो सवाल ये है कि ये नौजवान क्रांति की तरफ क्यों मुड़े? देखिए, वजहें साफ थीं।
एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अचानक रुक जाने से गहरी निराशा थी, ऊपर से रूस से आ रही समाजवादी विचारधारा का असर था, और कहीं न कहीं एक नया विश्वास पैदा हो रहा था कि संगठित होकर हथियारबंद संघर्ष से ही आज़ादी मिलेगी। और यहाँ क्रांतिकारियों की सोच में जो बदलाव आया वो देखना बड़ा दिलचस्प है। 1924 में बनी एचआरए का मकसद था एक गणराज्य बनाना, सिंपल। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1928 में जब एचएसआरए बनी तो उसके नाम में सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया। ये दिखाता है कि भगत सिंह जैसे नेताओं की सोच कितनी बदल चुकी थी। तो अब बात करते हैं उन एक्शंस की, उन धमाकों की, जिनकी गूंज ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ये कहानी शुरू होती है लाहौर से। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की शहादत हो गई थी। इसका बदला लेना था जेम्स स्कॉट से, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। प्लान बना, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। निशाने पर था स्कॉट, पर मारा गया असिस्टेंट एसपी सॉन्डर्स। अगला बड़ा एक्शन हुआ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में। देखिए, सरकार 2 बहुत ही दमनकारी बिल ला रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये बिल सीधे सीधे मजदूरों और आम लोगों के हक छीन रहे थे। इसी के विरोध में ये कदम उठाया गया। और ये साफ कर दे कि इस बम का मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। जैसा कि भगत सिंह ने खुद कहा, यह धमाका था बहरों को सुनाने के लिए, सोई हुई ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 64, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन दिनों की गिनती है जब जतिन दास ने जेल के अंदर राजनीतिक कैदियों के हक के लिए भूख हड़ताल की थी। 64 दिन बिना अन्न के, और 64वें दिन उन्होंने शहादत को गले लगा लिया। इस रास्ते पर चलने वालों का बलिदान भी सर्वोच्च था। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपनी आखिरी गोली तक लड़ते रहे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। और उधर बंगाल में मास्टरदा सूर्य सेन ने चटगांव में क्रांति की ऐसी आग जलाई जो सालों तक नहीं बुझी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ मर्दों की नहीं थी। प्रीति लता वादेदार जैसी वीरांगनाओं ने लड़ते लड़ते जान दे दी। कल्पना दत्त जैसी क्रांतिकारियों ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। तो हमने देखा कि कैसे एक आंदोलन के रुकने के बाद आज़ादी की लड़ाई 3 अलग अलग धाराओं में बंट गई। एक तरफ संसद में विरोध, दूसरी तरफ जनता को लामबंद करने की कोशिश, और तीसरी तरफ सशस्त्र क्रांति की आग। रास्ते अलग थे, तरीके अलग थे। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये तीनों रास्ते एक दूसरे से टकरा रहे थे, या फिर ये सब आज़ादी की एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों से ज्यादा हमारे अपने नजरिए में छिपा है। नमस्ते। चलिए आज चलते हैं इंडिया की आज़ादी की लड़ाई के एक ऐसे तूफानी दशक में जब सड़कों पर एक अलग ही जोश था, लंदन में बातचीत की कोशिशें हो रही थीं और पूरा देश अपने आने वाले कल के लिए लड़ रहा था। तो शुरू करते हैं 1927 से 1939 का ये ज़रूरी सफ़र। तो सोचिए जरा, साल था 1927, सब कुछ चल रहा था, पर अचानक ऐसा क्या हो गया? एक ऐसी घटना जिसने पूरी आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया और पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। इसी सवाल से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। और इस पूरे बदलाव की जड़ थी अंग्रेजों का एक फैसला, जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये एक ऐसा कदम था जिसने जैसे प्रोटेस्ट की आग में घी का काम किया। तो आखिर ये साइमन कमीशन था क्या? देखिए, 8 नवंबर 1927 को लॉर्ड बर्किनहेड ने इसका ऐलान किया। आसान भाषा में ये सर जॉन साइमन के अंडर 7 ब्रिटिश एमपीज की एक टीम थी। उनका काम इंडिया आकर 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करना और ये बताना कि इंडिया में आगे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब स्लाइड पर देखते ही प्रॉब्लम बिल्कुल साफ नजर आ जाती है। एक तरफ था ब्रिटिश एक्शन, एक ऑल वाइट कमीशन, मतलब इंडिया के फ्यूचर का फैसला करने वाली टीम में एक भी इंडियन मेंबर नहीं। और ऊपर से लॉर्ड बर्किनहेड ने तो सीधे सीधे कहकर बेइज्जती कर दी कि कोई भी इंडियन इस काम के काबिल ही नहीं है। और इसका जवाब पूरे देश से एक ही आवाज गूंजी, नेशन वाइड बॉयकॉट। जब ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा तो हर तरफ बस एक ही नारा था, साइमन गो बैक। पर बात सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं थी, असली जवाब तो अब आने वाला था।
एक ऐसा जवाब जो अंग्रेजों को दिखा दे कि हिंदुस्तानी अपना संविधान खुद लिख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत था नेहरू रिपोर्ट। याद है लॉर्ड बिरकनहेड का चैलेंज? उसको सीधा एक्सेप्ट किया गया। मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में एक कमेटी ने अगस्त 1928 में इंडिया का पहला बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। लेकिन यहीं पर आपसी मतभेद भी सामने आ गए। मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और जिन्ना ने इसके जवाब में अपने मशहूर 14 पॉइंट्स पेश किए। इसके ठीक बाद साल के आखिर में दिसंबर 1929 जगह थी लाहौर। यहाँ कांग्रेस का सेशन हुआ जो इतिहास बनाने वाला था। इस सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू और यहाँ जो फैसला लिया गया उसने आज़ादी की लड़ाई का मकसद ही बदल डाला। और इस सेशन की आत्मा को नेहरू जी के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने साफ कहा, आज हमारा एक ही लक्ष्य है, आज़ादी। और हमारे लिए आज़ादी का मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूरी तरह मुक्ति है। यहीं इसी मंच से पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को आज़ादी की लड़ाई का ऑफिशियल गोल बना दिया गया। अब मांग सिर्फ रिफॉर्म्स की नहीं, पूरी आज़ादी की थी। अब पूर्ण स्वराज का ऐलान तो हो चुका था, पर यह सिर्फ एक कागज का प्रपोजल था। इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसे जन आंदोलन कैसे बनाया जाए? और इसका जवाब मिला एक ऐसी चीज में जो हर हिंदुस्तानी के घर में थी, नमक। तो दांडी तक का सफर शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसके आसान से 3 स्टेप्स थे। स्टेप 1, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को 11 मांगों का एक अल्टीमेटम भेजा, जिसमें सॉल्ट टैक्स हटाना एक बहुत बड़ी मांग थी। स्टेप 2, अंग्रेजों ने जैसा कि उम्मीद थी इन मांगों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। और स्टेप 3, बस फैसला हो गया। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का ऐलान कर दिया और शुरुआत होगी नमक कानून तोड़कर। और इस आंदोलन का चेहरा बनी दांडी मार्च। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 241 माइल्स। ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था, ये 241 मील की यात्रा थी जो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स के साथ शुरू हुई। सोच के देखिए, 24 दिन का पैदल सफर जो आज़ादी की लड़ाई का एक अमर हिस्सा बन गया। दंडी मार्च सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में इनकलाब की आग लगा दी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान के रेड शर्ट्स थे, तो तमिलनाडु में सी राजागोपालाचारी ने मोर्चा संभाला। मणिपुर की रानी गाइडनल्यू से लेकर धरसना में सरोजिनी नायडू तक पूरा देश उठ खड़ा हुआ। अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर ने तो धरसना के सत्याग्रह के बारे में लिखा कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना असरदार मंजर कभी नहीं देखा था। एक तरफ हिंदुस्तान की सड़कों पर यह सब हो रहा था, तो दूसरी तरफ हजारों मील दूर लंदन में नेगोशिएशंस की टेबल सज रही थी। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पर। इस टाइमलाइन को आराम से समझिए। नवंबर 1930 में हुई पहली कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया तो वो फेल हो गई। फिर मार्च 1931 में हुआ गांधी इरविन पैक्ट। ये एक तरह का टेम्पररी सीजफायर था। इसके बाद गांधी जी अकेले कांग्रेस की तरफ से सितंबर 1931 में दूसरी कॉन्फ्रेंस में गए, लेकिन वहां भी कोई नतीजा नहीं निकला। और आखिर में तीसरी कॉन्फ्रेंस, जिसे कांग्रेस ने फिर से बॉयकॉट किया। इन सब का हासिल बस एक व्हाइट पेपर, यानी आगे के कानून के लिए ब्रिटिश सरकार का एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट, बस। और ब्रिटिश हुकूमत का असली चेहरा कैसा था, वो विंस्टन चर्चिल की इस एक लाइन से साफ हो जाता है। जब गांधी जी दूसरी कॉन्फ्रेंस में गए तो उन्होंने गांधी जी को एक देशद्रोही वकील जो अब अदनंगा फकीर बनकर घूम रहा है कहा। ये उनकी सोच थी। इससे साफ था कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला था। देखिए, एक लड़ाई तो अंग्रेजों से चल ही रही थी, लेकिन आज़ादी के आंदोलन को एक और फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा था, और वो फ्रंट था अपने ही देश के अंदर की तकरार का। यहाँ देखिए अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक मास्टर स्ट्रोक, कम्युनल अवार्ड। अगस्त 1932 में ब्रिटिश पीएम ने ऐलान किया कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेंगे। इसका मतलब था कि उनके नेता सिर्फ उन्हीं के वोट से चुने जाएंगे। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश समझा और यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर क्या हुआ? नतीजा निकला पूना पैक्ट। गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच एक ऐतिहासिक समझौता, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खत्म किया गया और उसके बदले रिजर्व सीट्स 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं। इतने सारे संघर्ष,
प्रोटेस्ट और समझौतों के बाद 1930s का दशक अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था और अब आज़ादी की लड़ाई एक नई फेज में एंटर कर रही थी, लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स के फेज में। तो इस पूरे दशक के संघर्ष का रिजल्ट क्या निकला? देखिए, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। इसके बेसिस पर 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए और इसमें कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। 11 में से ज्यादातर प्रांतों में उन्होंने सरकार बनाई। ये सरकारें 28 महीनों तक चली और ये पहली बार था कि इंडियंस को लिमिटेड ही सही पर गवर्नेंस का अनुभव मिला। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब पावर आती है तो साथ में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं और इस बार टकराव था आज़ादी की लड़ाई के दो सबसे बड़े चेहरों के बीच, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। हुआ ये कि 1939 के त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ गांधी जी के कैंडिडेट पट्टभी सीतारमैया। बोस जीत गए। इस पर गांधी जी का ये स्टेटमेंट, सीतारमैया की हार उनकी नहीं मेरी हार है, इसने साफ कर दिया कि आज़ादी के रास्ते पर दो अलग अलग सोच टकरा रही हैं। इसके बाद जो हुआ वो भी ऐतिहासिक था। बोस ने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े हुए? 1930 के इस तूफानी दशक ने आज़ादी की मंजिल को यकीनन करीब लाया, लेकिन जब कांग्रेस पहली बार पावर में आई तो आज़ादी की राह आसान होने के बजाय अंदर के मतभेद और भी गहरे हो गए। तो सवाल ये है कि ये एक जीत थी या आने वाले एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी? इस पर सोचना जरूरी है। नमस्कार, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारत की आज़ादी से ठीक पहले के उन 7 सालों को समझेंगे जो सबसे ज्यादा उथल-पुथल वाले थे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ 7 सालों के अंदर एक अखंड भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। साल था 1940। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और ठीक यहीं से भारत की आज़ादी की कहानी ने एक बहुत ही अहम मोड़ लिया। तो सवाल ये उठता है कि जब ब्रिटेन पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर में फंसा हुआ था, तब भारत ने ऐसा क्या दांव खेला जिसने पूरा गेम ही पलट दिया? देखिए, ये वो टाइम था जब हमारी स्वशासन या सेल्फ रूल की मांग को सबसे ज्यादा ताकत मिली। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को युद्ध के लिए हमारे समर्थन की सख्त जरूरत थी और हम अपनी शर्तों पर आज़ादी चाहते थे। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब एक तरफ ब्रिटेन युद्ध में समर्थन के लिए हमें मनाने में लगा था और दूसरी तरफ हमारे नेता अपनी मांगों पर डटे हुए थे। ये प्रस्तावों और उन्हें ठुकराए जाने का एक ऐसा सिलसिला था जिसने आगे चलकर कई रास्ते बंद कर दिए। ओके, तो इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। 8 अगस्त 1940 को वाइसरॉय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, ठीक है, युद्ध खत्म होने के बाद डोमिनियन स्टेटस ले लेना और अभी के लिए हम आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ और भारतीयों को शामिल कर लेते हैं। पर हमारी मांग बिल्कुल साफ थी, हमें एक पूरी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार चाहिए थी और वो भी फौरन। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सीधी सी बात थी, टू लिटिल टू लेट। अब ठीक इसी समय एक और बहुत बड़ी चीज हो रही थी। पाकिस्तान की मांग धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। ये सब शुरू हुआ 1930 में मोहम्मद इकबाल के एक आइडिया से। फिर 1933 में चौधरी रहमत अली ने इसे पाकिस्तान का नाम दिया और आखिर में 23 मार्च 1940 को जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने लाहौर में इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। ये एक ऐसी मांग थी जो आने वाले सालों में होने वाली हर बातचीत पर हावी रहने वाली थी। अच्छा, तो जब अंग्रेजों के प्रस्तावों से बात नहीं बनी तो गांधी जी एक नया और अनोखा तरीका लेकर आए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका मकसद कोई बड़ी भीड़ इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि एक एक करके सत्याग्रही आते, भाषण देते और गिरफ्तारी दे देते। इससे दुनिया को ये संदेश जाता कि भारत इस युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और हाँ, यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, वो है पहले 3 सत्याग्रहियों का क्रम। सबसे पहले विनोबा भावे, दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये क्रम एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। साल 1942 आते आते जापान भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अब अंग्रेज घबराए और उन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा का वादा तो किया, लेकिन साथ में एक बड़ा पेंच फंसा दिया, ऑप्ट आउट क्लॉज। इसका मतलब था कि कोई भी प्रांत अगर चाहे तो भारत से अलग हो सकता है। ये तो सीधे सीधे भारत के टुकड़े करने का लाइसेंस था। जाहिर है इसे भी ठुकरा दिया गया और अब ये साफ हो गया था कि बातचीत से कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्रिप्स मिशन फेल हो गया और इसके साथ ही अंग्रेजों पर रहा सहा भरोसा भी।
अब गांधी जी और कांग्रेस को समझ आ गया था कि सीधी बात का वक्त खत्म, अब सीधी कार्रवाई का वक्त है। और यहीं से शुरू हुआ आज़ादी का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तारीख थी 8 अगस्त 1942। जगह मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान। और यहीं से गांधी जी ने देश को वो मंत्र दिया जिसने इतिहास बदल दिया, करो या मरो। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस एक नारे ने जैसे पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी। अंग्रेजों ने भी तुरंत अपनी चाल चली। ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा कि लीडर ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ये एक लीडरलेस मूवमेंट बन गया जिसे आम जनता ने खुद अपने हाथों में ले लिया। और इसी दौरान अरुणा आसफ अली जैसी वीरांगनाओं ने आंदोलन की मशाल को जलाए रखा। अब इस आंदोलन की सबसे जबरदस्त बात सुनिए। लोगों ने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि कई जगहों पर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और अपनी खुद की सरकारें बना ली। सोचिए जरा, बलिया में चित्तू पांडे ने सबसे पहली पैरेलल गवर्नमेंट बनाई। बंगाल के तामलुक में तो विद्युत वाहिनी नाम की अपनी एक आर्मी तक बना ली गई थी। और सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल की सरकार तो इतनी मजबूत थी कि 1946 तक चली, जो कि सबसे लंबी थी। एक तरफ जब भारत के अंदर भारत छोड़ो का नारा गूंज रहा था, तो दूसरी तरफ देश की सीमाओं के पार एक और कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी थी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज की। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की नींव कैप्टन मोहन सिंह ने रखी थी, लेकिन असली जान इसमें फूकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जुलाई 1943 में जब उन्होंने इसकी कमान संभाली तो इसमें एक नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई और वहीं से नारा दिया, दिल्ली चलो। युद्ध खत्म होने के बाद आईएनए के 3 अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चला। अब जरा इन 3 नामों पर गौर कीजिए। प्रेम सहगल, एक हिंदू, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, एक सिख, और शाहनवाज खान, एक मुसलमान। अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोही कहा, पर पूरे हिंदुस्तान ने उन्हें अपना हीरो मान लिया। इस एक मुकदमे ने धर्म की सारी दीवारें गिरा दी और पूरे देश को एक कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी। अब माहौल बदल रहा था। अब शुरू हुआ आखिरी दौर की बातचीत का सिलसिला। इसे आप कह सकते हैं कि एक अखंड भारत के लिए ये लास्ट चांस था। और इसी बीच 18 फरवरी 1946 को एक और धमाका हुआ। बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हो गई। कारण थे नस्लीय भेदभाव और खराब खाना। पर यह सिर्फ खाने पीने का झगड़ा नहीं था, ये अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। इसने साफ कर दिया कि जिस सेना के दम पर अंग्रेज राज कर रहे थे, अब वो भी उनके हाथ से निकल रही थी। अब इस बिगड़ती हालत को संभालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी एक आखिरी कोशिश की और 3 मंत्रियों का एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। आप इन्हें LCA कोड से याद रख सकते हैं। इस मिशन ने एक अलग पाकिस्तान की मांग तो खारिज कर दिया, पर एक ढीले ढाले संघ का प्रस्ताव रखा। शुरू में तो लगा कि शायद बात बन जाएगी, पर फिर सब बिखर गया। और इस मिशन के फेल होने का नतीजा बहुत ही भयानक निकला। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसके बाद देश में भयानक दंगे भड़क उठे। और अब हम आ पहुंचे हैं फाइनल ईयर में, 1947, वो साल जब सब कुछ तय होना था, आज़ादी भी और बंटवारा भी। ये एक साम्राज्य के अंत की सबसे तेज और नाटकीय कहानी थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 20 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली घोषणा करते हैं कि वे जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। 22 मार्च को आखिरी वाइसरॉय माउंटबेटन आते हैं। 3 जून को वो अपना प्लान पेश करते हैं और ठीक 2 महीने बाद 15 अगस्त को सत्ता ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास फास्ट फॉरवर्ड मोड पर चल रहा हो। तो आखिर ये 3 जून का प्लान था क्या? इसके मुख्य बिंदु सीधे और साफ थे। देश का भारत और पाकिस्तान में विभाजन होगा। सत्ता 15 अगस्त 1947 को सौंपी जाएगी। बंगाल और पंजाब का भी बंटवारा होगा, जिसके लिए रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा। बस इसी योजना ने एक संयुक्त भारत की नियति पर आखिरी मोहर लगा दी। आज़ादी से ठीक पहले एक अंतरिम सरकार बनी थी, जो इस बात का ट्रेलर थी कि अगर देश एक रहता तो सरकार चलाना कितना मुश्किल होता।
नेहरू जी के पास विदेश और पटेल जी के पास गृह मंत्रालय था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेंच था। मुस्लिम लीग ने जानबूझकर फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास रखी। लियाकत अली खान वित्त मंत्री बने और उन्होंने इस मंत्रालय को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस की हर योजना, हर प्रस्ताव में वो बजट का अड़ंगा लगा देते थे। इससे सरकार का मिलकर काम करना नामुमकिन हो गया। तो आज़ादी की सुबह तो आई, लेकिन वो अपने साथ बंटवारे का अंधेरा भी लेकर आई। आज की इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक सवाल सोचना लाजमी है। क्या इन 7 सालों में लिए गए फैसलों के बाद सच में विभाजन ही एकमात्र रास्ता बचा था? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। विचार जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं ब्रिटिश भारत के सबसे शक्तिशाली पद की। जानते हैं, ये कोई एक पद नहीं था। 200 सालों के लंबे सफर में ये एक मामूली व्यापारी प्रशासक के रोल से बढ़कर एक विशाल साम्राज्य के सबसे बड़े प्रतिनिधि तक पहुंच गया। आज हम इसी कमाल के सफर की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें सत्ता के बदलते केंद्र की पूरी कहानी बताती है। हम इन 4 बड़े पड़ावों को देखेंगे, बंगाल के गवर्नर से शुरू करके भारत के वायसराय तक। हर एक पड़ाव अपने आप में एक नई कहानी है और हर पड़ाव ने भारत की किस्मत को एक नया मोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है पहले पड़ाव से, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती प्रशासक। ये लोग असल में व्यापारी थे, जिनका काम था सिर्फ व्यापार का मैनेजमेंट देखना। लेकिन देखते देखते वे एक बहुत बड़े इलाके के शासक बन बैठे। इस पूरे दौर की नींव रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने, जो बंगाल के पहले गवर्नर बने। उन्होंने 1765 में द्वैध शासन मतलब एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लागू किया। इसमें कमाल की बात ये थी कि पैसा वसूलने का अधिकार तो कंपनी के पास था, लेकिन शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब की थी। उनके बाद वेंसेटार्ट के समय में बक्सर की मशहूर लड़ाई हुई और फिर कार्टियर के कार्यकाल में बंगाल ने 1770 का वो भयानक अकाल देखा। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है और हम मिलते हैं साम्राज्य के असली निर्माताओं से। ये थे गवर्नर जनरल, जिन्हें 2 बड़े काम सौंपे गए थे। एक तो कंपनी के इलाके को बढ़ाना और दूसरा ब्रिटिश भारत के लिए एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार करना। और इस नए दौर की शुरुआत करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ये एक ट्रांजिशनल फिगर थे, बंगाल के आखिरी गवर्नर भी और पहले गवर्नर जनरल भी। आते ही उन्होंने 1772 में क्लाइव की ड्यूल गवर्नमेंट वाली पॉलिसी को खत्म कर दिया और फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी। ये पावर को सेंट्रलाइज करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। हेस्टिंग्स के बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें आज भी फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है। उनका सबसे बड़ा काम था 1793 का कॉर्नवालिस कोड, जिसने पहली बार रेवेन्यू और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग किया। साथ ही बंगाल में जमीन के लिए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी इन्होंने ही लागू किया था। अब बात करते हैं एक ऐसी पॉलिसी की जिसने सचमुच भारत का नक्शा ही बदल दिया, सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली की ये एक बहुत ही चतुर चाल थी। इसके तहत भारतीय राज्य अपनी आज़ादी को साइड में रखकर ब्रिटिश मिलिट्री प्रोटेक्शन ले लेते थे। नतीजा, कंपनी का असर बिना कोई सीधी जंग लड़े बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। और देखिए ये लिस्ट और अंदाजा लगाइए कि ये पॉलिसी कितनी असरदार थी। 1798 में हैदराबाद से शुरू होकर सिर्फ 6 साल के अंदर मैसूर, अवध और मराठाओं जैसी बड़ी बड़ी ताकतें ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुकी थी। ये ब्रिटिश विस्तार की एक हैरान कर देने वाली रफ्तार थी। अब ब्रिटिश राज का एक बिल्कुल अलग चेहरा सामने आता है, सोशल रिफॉर्म का। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने और ठगी को दबाने जैसे बहुत बड़े और क्रांतिकारी कदम उठाए। साथ ही इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा बनाकर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा ही बदल दिया। और अब आते हैं एक और बहुत ही विवादित पॉलिसी पर, व्यपगत का सिद्धांत, या जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने इस पॉलिसी का जमकर इस्तेमाल किया। नियम सीधा था, अगर किसी राजा का कोई बेटा या पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा।
ये विलय का एक बहुत ताकतवर हथियार था। इस सिद्धांत का कितना आक्रामक इस्तेमाल हुआ ये इस लिस्ट से बिल्कुल साफ है। 1848 में सतारा पहला राज्य था जिसे इस पॉलिसी के तहत हड़पा गया। फिर झांसी और नागपुर जैसे कई राज्य आए। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, अवध को उत्तराधिकारी न होने के कारण नहीं बल्कि कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया था। लॉर्ड डलहौजी की विरासत थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ राज्यों को हड़पने की आक्रामक नीति, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक भारत की नींव, भारत की पहली रेलवे लाइन, पहली टेलीग्राफ लाइन और पीडब्ल्यूडी की स्थापना, ये सब कुछ उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद सब कुछ बदल गया। अब हम राज के एक नए दौर में जा रहे हैं, जहां गवर्नर जनरल की जगह अब वाइसराय ने ले ली थी, जो अब कंपनी के नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि थे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, समझिए एक भूचाल था। 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का हमेशा के लिए अंत कर दिया और 1858 के एक्ट के साथ सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। अब गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय भी कहा जाने लगा, जिसका मतलब था राजा का सीधा प्रतिनिधि। और इस ऐतिहासिक बदलाव के ठीक बीच में थे लॉर्ड कैनिंग। वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे और पहले वाइसरॉय भी। 1857 का विद्रोह उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद उन्होंने डलहौजी की विवादित डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ऑफिशियली वापस ले लिया और इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी जैसे जरूरी कानून लागू किए। अच्छा, ये स्लाइड राज के अंदर की दो बिल्कुल अलग सोच को दिखाती है। एक तरफ थे दमनकारी लॉर्ड लिटन, जिन्होंने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लगाया, तो दूसरी तरफ थे उदारवादी लॉर्ड रिपन, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ये दिखाता है कि ब्रिटिश नीतियां एक ही वाइसराय के बदलने से कितनी जल्दी बदल सकती थीं। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन पर, एक ऐसे वाइसराय जिन्हें एफिशिएंसी और कंट्रोल का जुनून था। उनका पूरा कार्यकाल बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों का दौर था और उनका सबसे बड़ा हथियार था कमीशन। इसीलिए उनके शासन को अक्सर कमीशन राज भी कहा जाता है। कर्जन के काम का दायरा देखिए कितना बड़ा था। अकाल से लेकर सिंचाई, पुलिस से लेकर यूनिवर्सिटी तक उन्होंने हर बड़े डिपार्टमेंट की जांच के लिए कमीशन बैठा दिया। आज जो हम सीआईडी देखते हैं ना, उसकी स्थापना भी उन्हीं के पुलिस सुधारों का नतीजा थी। इसके अलावा उन्होंने पुराने स्मारकों को बचाने के लिए कानून बनाया और कोलकाता के मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल का काम भी शुरू करवाया। और अब हम राज के आखिरी और सबसे तेज रफ्तार वाले दौर में पहुंचते हैं। ये वो दौर था जब वाइसरायों का काम सिर्फ बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों को मैनेज करना और आखिर में सत्ता के ट्रांसफर की निगरानी करना रह गया था। इस आखिरी दौर में पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही थी। बढ़ते दबाव के बीच लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद्द किया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में होम रूल आंदोलन, कुख्यात रॉलेट एक्ट और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यहाँ से टकराव और बातचीत का खेल और भी तेज हो गया। लॉर्ड इरविन के समय पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई और दांडी मार्च ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। फिर लॉर्ड लिनलिथगो के लंबे कार्यकाल में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव को सचमुच हिलाकर रख दिया था। और अब हम आ गए हैं राज के बिल्कुल आखिरी दिनों में। लॉर्ड वेवल के समय में कैबिनेट मिशन के जरिए एक राजनीतिक समझौते की आखिरी कोशिशें हुई, लेकिन वो नाकाम रही और अंत में भारत के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन ने 3 जून योजना के साथ बंटवारे की दर्दनाक प्रक्रिया की निगरानी की। और आखिरकार 200 साल के शासन का अंत इन 3 कानूनी कदमों के साथ हुआ। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में बिल पेश हुआ, 18 जुलाई को इसे शाही मंजूरी मिली और ठीक 15 अगस्त 1947 को सत्ता का ट्रांसफर हो गया, जिसने एक नए युग की शुरुआत की। तो आज की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये गवर्नर जनरल और वाइसरॉय आखिर थे कौन? क्या वो निर्माता थे जिन्होंने भारत को आधुनिक बनाया, या वो सिर्फ शासक थे जो एक साम्राज्य को चला रहे थे? उनकी विरासत बहुत जटिल है और ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है कि इस पूरे विकास की कीमत क्या थी।